के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तृत अध्ययन के क्रम में आइए अब हम लोग दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत के दो राज्य तमिलनाडु और केरला, इनका विशेष महत्व है। विशेष महत्व का कारण है तमिलनाडु और केरला के द्वारा दक्षिणी भारत की सीमा का बनाया जाना और जहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपस में आके मिलते हैं, उस पॉइंट का स्थित होना जिसका नाम है केप केमोरिन। अब प्रश्न उठता है कि दक्षिण भारत का श्रीलंका से संबंध क्या है और क्या यहाँ से भी कोई प्रश्न बनते हैं? तो जी हाँ, अनेक प्रश्न बनते हैं और यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल है और यह भारत में स्थित एकमात्र मानव निर्मित ज्योतिर्लिंग भी है, जिसकी चर्चा हम लोग भारत के द्वीपों में कर चुके हैं। किंतु रामेश्वरम के आगे जब आप बढ़ते हैं तो फिर आपको ये एक समुद्र के ऊपर बने सेतुनुमा संरचना मिलती है और ये संरचना आपको फिजिकल मैप के ऊपर भी मिल जाएगी, सैटेलाइट मैप के ऊपर भी मिल जाएगी और यदि आप किसी एप्लीकेशन पे या गूगल अर्थ वगैरह पे देखेंगे तो भी मिल जाएगी। और दुनिया भर की जो वैज्ञानिक एजेंसियां हैं जैसे कि नासा, इन लोगों ने भी ये बात को माना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, सेतुनुमा संरचना मिलती है, ये मानव निर्मित है, ये मैन मेड है, इसका निर्माण प्राकृतिक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानते हैं कि ये उसी पुल के अवशेष हैं जिसे कभी प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। तो तमिलनाडु में जब आप आगे बढ़ते हैं तो पानी में यहाँ पे तो आपको रामेश्वरम मिल जाता है और रामेश्वरम से ही इस ब्रिज का निर्माण शुरू होता है। आगे ये ब्रिज थोड़ा सा कटा हुआ भी है और ये जो कटान है ये लगभग 28 किलोमीटर की है। बाकी ये ब्रिज पूरी तरीके से आज भी सुरक्षित है, हालांकि पानी से लगभग 7 से 14 फीट नीचे अब ये चला गया है क्योंकि समय के साथ सी लेवल अप हो गया है। यदि आप इसी ब्रिज के सहारे आगे बढ़ेंगे तो आपको इंडिया की टेरिटरी का लास्ट पॉइंट यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है धनुषकोटी। नाम ध्यान रहे, धनुषकोटी। और धनुषकोटी से ही भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। फिर धनुषकोटी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको श्रीलंका का पहला जिला मिल जाता है जिसका नाम है तलाई मन्नार। इस प्रकार से धनुषकोटी और तलाई मन्नार चूंकि कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर हैं, इसीलिए श्रीलंका को भी पड़ोसी माना जाता है और दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल भी ना होती अगर ये ब्रिज आज भी पूरी तरीके से सुरक्षित होता। इसी ब्रिज की कहानी को हम अगर आज से लगभग 12 साल पीछे ले जाएं तो एक योजना आई थी यूपीए शासनकाल में जिसको कहा गया था सेतु समुद्रम परियोजना। अब सेतु समुद्रम परियोजना को भी आप समझ लीजिए क्योंकि अक्सर आयोग की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सेतु समुद्रम परियोजना का सीधा सा अर्थ है कि इंडियन नेवी जो हमारे कोस्टल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करती है, वो जब दक्षिण भारत में सुरक्षा के लिए गश्त करती है या पेट्रोलिंग करती है तो इस रास्ते से नहीं करती है, जबकि करना तो इसी रास्ते से चाहिए क्योंकि ये सीमा आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे आएगी फिर इस प्रकार से ऊपर जाएगी। अब इंडियन नेवी यहाँ से पेट्रोलिंग इसलिए नहीं करती है क्योंकि बड़े बड़े पानी के जहाज़ जब इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जैवारक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे केप केमोरिन है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये वो ब्रिज है जिसको एडम्स ब्रिज या सेतु समुद्रम कहा जाता है। इसके टूट जाने का खतरा है, इसके पॉल्यूट हो जाने का खतरा है, इसके प्रदूषित हो जाने का खतरा है। इसलिए भारतीय नौसेना गश्त कहाँ करती है? इस रास्ते से करती है और फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना जो कि यूपीए के गवर्नमेंट में आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के शासनकाल में आई थी, उस परियोजना का अर्थ ये था कि यदि हम लोग नेवी की गश्त को इस प्रकार से ले जाएं और यहाँ पे इस ब्रिज के कुछ हिस्से को तोड़ दिया जाए या साफ कर दिया जाए और नेवी अगर ऐसे यहाँ से गश्त करने लग जाएगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा सबसे पहला तो ईंधन बचेगा। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, ईंधन बचेगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भारत की सुरक्षा मानदंड और मजबूत हो जाएंगे क्योंकि अभी हम श्रीलंका की सुरक्षा भी करते हैं, फिर हम केवल इंडिया की सुरक्षा कर सकेंगे। हालांकि इस योजना का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ।
विरोध क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो राम में आस्था रखता होगा वो कतई मंजूर नहीं करेगा कि इस ब्रिज का एक तिनका भी तोड़ा जाए। इसलिए सेतु समुद्रम योजना अधर में पड़ गई। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए उस समय की सरकार ने कोर्ट में ये हलफनामा भी दिया था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, किंतु धार्मिक आस्था के केंद्र भारत में यह संभव नहीं हो सका और ये योजना अधर में पड़ गई। तो इस पे यदि आपसे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा 50 वर्ड्स में तो आप लिख सकेंगे। इसके बाद अब भारत और श्रीलंका के बीच का विवाद तो आपने देख लिया। ये जो एक ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को बोलते हैं पाक स्ट्रेल। इस विवाद को समझाने के लिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए पाक स्ट्रेल, पाक जल संधि खींची गई और यही पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच का बंटवारा करती है। पाक जल संधि के दक्षिण में है श्रीलंका और उत्तर में है इंडिया। तो पाक जल संधि का महत्व बढ़ जाता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है। पाक जल संधि यहाँ कहीं से लेकर के और यहाँ तक स्थित है। इसके बाद ये रही पाक जल संधि और इसी पाक जल संधि से नीचे आएंगे तो ये पाक क्षेत्र पड़ता है पूरा, और इसी पाक क्षेत्र में ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। यह गल्फ ऑफ पाक। फिर जब आप पाक की खाड़ी से नीचे उतरते हैं तो फिर यहाँ पे आपको मिलती है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ ही साथ विश्व में बहुत ही चुनिंदा जगहों पर पाए जाने वाला एक जीव जिसे कि समुद्री गाय कहते हैं वो भी यहाँ पर है। अतः गल्फ ऑफ मन्नार को क्या बना दिया गया है? जैव आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो जैव आरक्षित क्षेत्र है इसको तैरता हुआ अभ्यारण्य भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्री गाय पाई जाती है। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम ड्यूगोंग है, तो ये भी याद रखिएगा ड्यूगोंग कहाँ मिलती है, समुद्री गाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मन्नार की खाड़ी की बात। पाक की खाड़ी में भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। सेतु समुद्रम जो योजना आप देख रहे हैं इसके फेल होने का एक ये भी कारण था कि मान लीजिए अगर हमारे देश की सुरक्षा के चक्कर में हम यहाँ पे एक रास्ता बना भी दें, जो कि बना देना उचित भी था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्वायरमेंट यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता था और पर्यावरण के ह्रास की शर्त पे हमें कोई विकास नहीं करना है। मैंग्रोव के जंगल नष्ट हो सकते थे, मैंग्रोव के जंगल नष्ट हो सकते थे, समुद्री जीव जंतु मारे जा सकते थे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आई जब इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने ये सुझाव दिया कि यदि इस ब्रिज को यहाँ पे तोड़ा जाएगा और यदि ये मैंग्रोव के जंगल यहाँ पर नष्ट होंगे तो भारत में सुनामी और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों की श्री राम में आस्था है उनके लिए सुनामी और बाढ़ जैसे कैरेक्टर भी आ गए कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। खैर, अब इस योजना को ख़त्म हुए ठंडे बस्ते में गए, 12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसलिए इस पर चर्चा का कोई महत्व नहीं बनता। अब यूपीएससी में एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित को सही क्रम में सजाइए या निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो देख लीजिए, सबसे उत्तर में है पाक जल संधि, उसके बाद है पाक की खाड़ी, उसके बाद है मन्नार की खाड़ी और उसके बाद है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन को ही कन्याकुमारी कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसी केप कैमोरिन में बैठ करके स्वामी विवेकानंद ने तपस्या करी थी और जिस जगह पर तपस्या करी थी उसे कहते हैं विवेकानंद रॉक। तो विवेकानंद रॉक भी एक इको टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और हाल ही में मेरे ख्याल में कमांडेंट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका क्रम आप याद रखिएगा क्योंकि ये भविष्य में भी पूछा जाएगा। पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और फिर केप कैमोरिन। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत का हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया और जिसके अंतर्गत हमने आयोग की परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को भी समझ लिया।